लोगों ने दिए, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियों में लोग एक दूसरे के सिर पे पैर रखने के लिए, साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाने के लिए, किसी भी गलत से गलत काम को कर कर फिर उस पे मोहर साम दाम दंड भेद की लगाकर अपनी पीठ थपथपाने के लिए, और उस तरह के कामों के लिए अधिकतर लोग राजनीति में आते हैं और राजनीति में सक्रिय भी रहते हैं। आप में से बहुत से लोगों की रिश्तेदारियां भी शहर में होंगी और पूरे ज़िले में। कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैंने किसी के साथ गलत काम किया हो, गलत व्यवहार किया हो, किसी से कोई डिमांड की हो, किसी की ज़मीन या मकान पे कब्जा करा हो या कराया हो, या इस तरह का अनावश्यक काम इतने लंबे राजनीतिक में सक्रिय रहकर भी हमने नहीं किया। और यही शायद उस संस्था को इस बात के लिए मजबूर कर गया कि उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय मूल्यों को बरकरार रखते हुए सक्रियता के साथ अपने जीवन को चलाने में जो हमारा ये रोल महाराजा अग्रसेन के संस्कारों के अनुरूप रहा, उसके लिए उन्होंने हमें बेस्ट ह्यूमन बीइंग एशिया अवार्ड 2023 के नाम से जब उनका फ़ोन आया और फ़ोन आकर कहा कि आप अगर आएंगे तो हम कृतार्थ होंगे, और उसमें विभिन्न देशों के लोग मौजूद थे, उस संस्था में भी विभिन्न देशों के लोग मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरे अंदर ये व्यवहार मेरे परिवार से, मेरे माता पिता से महाराजा अग्रसेन के संस्कारों के अनुरूप ही आया। आप अपने महाराजा अग्रसेन के संस्कारों को और दूसरे समाज के संस्कारों की अगर तुलना भी करें तो ये जो सहजता की बात है, सहनशीलता की बात है, दानवीरता की बात है, समाज के प्रति चिंता की बात है, दूसरों की जरूरतों का एहसास करने की बात है, ये तमाम गुण महाराजा अग्रसेन ने अपने उस कार्यकाल में करने के रूप में देने की बात की, और उसी का कारण बना कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतने साल बाद भी आज भी सार्वजनिक उपयोग के जितने भी संस्थान हैं, वो चाहे धर्मशालाएं हों, वो चाहे विद्यालय हों, वो चाहे वाचनालय हों, वो चाहे प्याऊ हों, वो चाहे शिक्षा मतलब विद्या मंदिर हों, उन तमाम की नींव में आपके समाज के लोगों का हाथ है। अब जाकर कुछ धार्मिक स्थलों में कुछ दूसरी बिरादरी के लोगों ने धर्मशालाएँ बनाई हैं, नहीं तो आपके समाज ने दूसरे की ज़रूरत का एहसास किया और सार्वजनिक उपयोग में अपनी ताकत को लगाकर उस बात के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया। ये कोई कम बात नहीं है भाई, जो दबे कुचले लोग हैं उनसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती, और वर्ण व्यवस्था में भी जो हमारे से ऊपर लोग हैं उनका भी आप एक जो उदाहरण उस बात का नहीं दे सकते कि जिन्होंने सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई इस तरह की व्यवस्था करने की बात की। तो ये जो एक दृष्टिकोण है दूसरे की जरूरत का एहसास, ये सबसे बड़ा मानवीय दृष्टिकोण है। और मैं समझता हूँ कि मानवीय विकास की इस प्रक्रिया में लोकतंत्र जो है वो श्रेष्ठतम व्यवस्था है, जिसमें आखिरी पायदान पर बैठे हुए इंसान का भी राजा के बनाने में इस बात के साथ हक है कि वो उसके फायदे में काम करेगा या नहीं करेगा, उसकी चिंता करेगा या नहीं करेगा। और जब महाराजा अग्रसेन थे तब उस समय तो गुलाम व्यवस्था, दास प्रथा का युग था। एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता था, अपनी सीमाओं का विस्तार करता था, बूढ़ों को मार देता था और नौजवान और औरतों को गुलाम और दासियां बनाकर रखता था, और इस तरह से अपनी व्यवस्था को और ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से चलाने की कोशिश करता था। पर महाराजा अग्रसेन ने एक ईंट और एक रुपये का सिद्धांत जो दिया, वो दूसरे की जरूरत का एहसास न केवल करने के लिए दिया, बल्कि ये हिदायत भी दी कि केवल इस बात के लिए नहीं कि कोई वैश्य समाज का आएगा उसे ही देना है, जो भी उनके राज्य में आएगा उसे एक ईंट और एक रुपये के साथ उसका सिर ढकने के लिए छत, तन ढकने के लिए कपड़ा और पूंजी इकट्ठा कर कर व्यापार करके अपने परिवार का संचालन करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने दूसरे की जरूरत का एहसास कर ये नियम 5000 वर्ष पूर्व उस समय लागू करने का काम किया। तो वो जो तहजीब है, वो जो संस्कार है, वो जो व्यवहार है, वो जो बात है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, मैं बात ये बार बार कहता हूँ कि ये जो हजारों साल से हमारे आपके व्यवहार में बात रच बस गई, आज के दृष्टिकोण में बहुत सारे लोग जो तथाकथित रूप से अपने आप को मार्शल कौम कहते हैं, वो इसीलिए हमें कमजोर कहते हैं कि वो राजनीतिक खिड़कियों के माध्यम से अपनी संख्या बल के आधार पर दूसरे का अधिकार छीनकर जरूरतों का एहसास न करते हुए अपना प्रभुत्व तो कायम कर सकते हैं। हमें मूंग की दाल खाने वाला तो कह सकते हैं, हमें कमजोर बताने वाला तो कह सकते हैं, परंतु उस प्रभावी ढंग से दूसरे लोगों की सेवा करने की, खिदमत करने की भावना उनके मन में उसकी तुलना में नहीं हो। और शायद यही भाव
राजनीतिक रूप से मेरे साथ रहा, वो बात अलग है कि मैजिक नंबर के हिसाब से मैंने जो रास्ता अपने अनुभव के आधार पर चुना, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र में उस मैजिक नंबर को लिए बिना भी आप जीत हासिल करने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग आपके मुकाबले में थे उन्होंने उस विचारधारा से खड़े हुए, अपनी विचारधारा से खड़े हुए अपने उन लोगों को भी हराने का काम किया जो आपसे ताल्लुक रखते थे। और इसीलिए उनके बराबर की एक ताकत को जब तक आप साथ नहीं लेंगे तब तक आप उस मैजिक नंबर को नहीं पहुंच पाएंगे। इस दृष्टिकोण के तहत मेरे से जो बात हुई वो निश्चित रूप से उस राजनीतिक उसमें हुई, परंतु उस सब के बावजूद जो हमारी नींव में, हमारी गहराई में, हमारे व्यवहार में, हमारी बातचीत में, हमारे काम में वही संस्कार, वही बात उसी रूप में परिलक्षित रही। और उसी बात का कारण जो राजनीति में एक कमजोरी का कारण माना जाता है, मैं समझता हूं कि वही हमारे गुण के आधार पर कुछ पारखियों ने परखा और उसके आधार पर उन्होंने इस अवार्ड को, जो श्रेष्ठ मानव अवार्ड के रूप में बेस्ट ह्यूमन बीइंग राजनीतिक क्षेत्र में रहकर मुझे मिला, उस खुशी को बांटने के लिए आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं उस बात के लिए आप सबका बहुत तहे दिल से आभार। हमारे बहुत सारे साथियों ने अति उत्साह में कुछ और बात भी यहाँ पर रखी है, परंतु ये गैर राजनीतिक रूप से केवल और केवल उस पुरस्कार के बांटने की खुशी में आप सब लोगों को शामिल करने की ये बैठक यहाँ पर जो आप सब लोगों ने आयोजित की, मैं उसके स्वरूप को बदलने की ना नियत रखता हूँ ना इच्छा रखता हूँ। आप सबका उस बात की उत्कंठा के लिए, और जो भी आप लोगों ने, कुछ साथियों ने जो प्रस्ताव रखा वो तो ईश्वर के हाथ में है, क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु ये एक राजनीतिक सोच वो और बुद्धि दूसरी लोगों को देखकर भी हम लोग अगर अपने अंदर पैदा करें तो हमारे उस प्रभुत्व में और ज़्यादा बढ़ावा होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। परंतु एक बात और भैया ने कही कि हम किस तरह से और दूसरे चीज़ों में अपनी ताकत को करने का काम हासिल करने का काम कर सकते हैं, और उस बात के लिए सबसे पहली शर्त है एकता की। अगर एकता आपके साथ नहीं होगी तो आप कभी भी उस बात को संभव नहीं कर पाएंगे। आप में से बहुत से नौजवान साथी निकले हैं। मैं बहुत पहले से पिछले जितने साल से, मैं कोरोना के बाद से मेरा आना कम हुआ थोड़ा, क्योंकि 2 साल तो कुछ हुआ नहीं तो हर अग्रसेन जयंती से पहले मेरा दौरा हर कस्बे में और गांव में लगता था, जिसमें हम आप सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर चर्चा करते थे और विचार विमर्श कर उस ताकत का एहसास कराने के लिए एक जगह इकट्ठा होने का, संकल्प लेने का काम करने की बात इसलिए करते थे कि लोकतंत्र में जब तक आप सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर प्रदर्शन नहीं करोगे तब तक दूसरे को एहसास नहीं होगा कि आपकी ताकत है, और आप ताकत के आधार पर अपने उस भावना को उस प्रतिफल के रूप में लेने या देने का काम नहीं कर पाओगे। ये तमाम चीज़ें इस बात के साथ हैं कि आज भी मैंने वहाँ अवार्ड लेते समय भी इन तमाम चीज़ों का उल्लेख किया, और एक मैंने उदाहरण भी दिया, और उदाहरण था हाथी और अंधों का, कि हम सब चक्षुवान हैं, दृष्टि वाले लोग हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि दृष्टि वाले तो हैं, परंतु हमारा बर्ताव ऐसा हो जो कि बर्ताव कुछ अंधों का बर्ताव। कुछ अंधे एक बार सड़क पर जा रहे थे और उन्हें एक हाथी मिला, तो सारे अंधे मिलकर भी हाथी की आकृति नहीं बता सके। जिस अंधे के हाथ में हाथी का पैर आया वो चिल्लाया हाथी तो खंबे जैसा है। जिस हाथी के हाथ में, जिस अंधे के हाथ में हाथी की पूंछ आई उसके कहना हाथी तो रस्सी जैसा है। जिसके हाथ में हाथी की सूंड आई उसने कहा हाथी तो पाइप जैसा है। जिसके हाथ में हाथी का कान आया उसने कहा हाथी तो छाछ जैसा है। और जिसके हाथ में हाथी का पेट आया हाथी तो दीवार जैसा है। पर वो सारे अंधे भी मिलके हाथी की आकृति नहीं बता सके। तो आपको ये सोचना होगा कि हम सब जहाँ इस जीवन में व्यस्तता के साथ अपना विचरण कर रहे हैं, कहीं हम चक्षुवान होकर भी हमारा व्यवहार तो अंधों की तरह नहीं है। और वो इसलिए कि हम अगर ये मान लें कि हम जो हमारा विश्वास है, जो हमारा आचरण है, जिस विश्वास को मानकर हम अपने जो हमारे इष्ट देव हैं हम अपने जीवन यात्रा को कर रहे हैं, जो सामने वाला है वो जिस बात को मानता है, हो सकता है वो भी सत्य का दूसरा अंश हो। ये ना मान ले कि मैं जो मानता हूँ वो सत्य है, जो दूसरा मान रहा वो गलत है। तो ये जो भाव है ये वेदों में भी कहा गया, मम सत्यम युद्धम, मैं ही सत्य हूँ। ये जो श्रेष्ठता की भावना, ये दुराव की
पैदा नहीं करती बल्कि दुश्मनी का भी एहसास कराती है, तनाव पैदा करने का काम करती है और आपस में लड़ाने की भूमिका को अदा करने की बात करती है। अगर हम ये मान लें, जब हम सनातन धर्म में विश्वास करते हैं तो वहाँ तो 33 करोड़ कोटि के देवता और देवियों को मानने की बात की गई। मैं राम का मानने वाला हूँ, आप शिव के मानने वाले हैं, ये देवी के भक्त हैं, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई आर्य समाजी है, वो इन सबको नहीं मानता, वो केवल निराकार के रूप में पंचतत्व की पूजा करने की बात करता है। परंतु वेदों में हमेशा इस नाशवान शरीर को पंच तत्वों का मिश्रण बताया गया। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। धरती का गुण है गंध, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप और जल का गुण है रस और आकाश का गुण है शब्द। और इन सारे गुणों का समावेश इस शरीर के अंदर है और उस समावेश के अंदर धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश का जो समानुपात है वो विलोमानुपात में ना बदल जाए, इस बात का संदेश वेदों में हमेशा दिया गया और हमारी भावना हमेशा से उस समर्पण की रही। सनातन प्रक्रिया में हम पूजा पद्धति में भी वही नियम अपनाते हैं। हम तिलक करते हैं तो धरती तत्व का के प्रति समर्पण करते हैं, हम दीपक जलाते हैं तो अग्नि तत्व को समर्पित करने का भाव हमारे मन में रहता है, हम धूप जलाते हैं तो वायु तत्व को करते हैं, हम शंख बजाते हैं तो आकाश तत्व के प्रति समर्पण के भाव को रखते हैं। तो ये समर्पण का भाव आज मुनाफा कमाने की हमारी हवस में विलोमानुपात में बदलकर हमारे आने वाली पीढ़ी को सांस लेना भी दुश्वार कर दिया। जब यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारी लगातार बढ़ती गई, हमने अपनी नदियों को पॉल्यूटेड करने का काम कर दिया, हम अपने मुनाफे में क्या गंदा पानी उसमें डाल रहे हैं उस बात से भी हिचकने का काम नहीं करते। ये तमाम चीज़ें इंसान को इंसान से दूर करने की कोशिश करने का काम कर रही है। तो इसलिए उन मानवीय मूल्यों की महत्ता और प्रतिष्ठा को प्रतिस्थापित करने के लिए हम आप सब लोग इस बात का संकल्प लें। आने वाले समय में जल की सबसे ज़्यादा पानी की लड़ाई होने वाली है। पानी की कमी जमीन के अंदर होती जा रही। दुनिया में ऐसे शहर हो गए जिनके नीचे से पानी गायब हो गया। साउथ अफ्रीका में केप टाउन बिल्कुल पानी गायब। आप उम्मीद करें इस बात के लिए कि पीने के पानी के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा अगर 20-25 साल बाद, तो क्या स्थिति हमारे उसकी होगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के किस तरह से हम लगातार पेशेंट बनते जा रहे हैं। ये तमाम जो स्थितियाँ हैं, इसके लिए जब तक वो भाव हमारे मन के अंदर नहीं होगा और अनुशासित रूप में हर व्यक्ति उसमें अपना योगदान देने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक पूरे मानवीय समाज को एक नई ताकत के रूप में नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से इस आह्वान के साथ कि न केवल हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे अग्रज ने इस तरह के संस्कार जो मानवीय मूल्यों के रूप में पूरी दुनिया में उस एहसास के साथ लोकप्रिय हुए और उन्होंने उस बात को रिकॉग्नाइज किया, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और इस खुशी में आप सब लोगों ने मुझे बुलाकर अपने आप को शामिल किया, उस बात के लिए मैं आप सब का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। संजय गर्ग जिंदाबाद, संजय गर्ग जिंदाबाद, संजय गर्ग जिंदाबाद, वैश्य समाज जिंदाबाद, वैश्य समाज जिंदाबाद। मैं श्री संजय गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि कृपया में सभी वैश्य बंधुओं का इस सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में शामिल होने पर आभार प्रदर्शित करें। श्री संजय गुप्ता जी। मैं वैश्य समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ, मुझे अपना समय दिया है। और ये हमारे भाई नहीं है, ये हीरा है, हीरा समझो आप ही ने। एक ग्रुप देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। हेलो, हेलो, फिर सारे लोग हाँ बिल्कुल सारा थोड़ा फैला के अब ग्रुपिंग में ले लो।